हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा नर्सिंग का बेस कहना चाहिए। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, एथिक्स वर्ड डिराइव फ्रॉम इथोस। ठीक है, जो एथिक्स वर्ड है ये कहाँ से लिया गया? इथोस का एक वर्ड है जो क्या बताता है। इथोस का मतलब होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, एथिक्स मतलब हम एग्जांपल लेंगे कि ये हमारा एथिक्स है। ठीक है, कि ये सही क्या है गलत क्या नहीं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। जैसे हम जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, झूठ बोलना गलत है। ठीक है, चोरी करना गलत है ना, ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे कुछ एथिक्स है। ये हर ह्यूमन के कुछ अपने एथिक्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे प्रोफेशन के नर्सिंग के क्या एथिक्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या चीज़ सही है हमारे प्रोफेशन में और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो इथियोस एथिक्स वर डिराइव फ्रॉम इथोस एंड इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड दी रॉन्ग। सही क्या है और गलत क्या है इसके बीच में जानना, है ना। अब हम देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया प्रेजेंटेड बाय द प्रोफेसर विजय रेड्डी पंदाली। अब ये जो कोड ऑफ एथिक्स में हम फॉर्म देखेंगे, दो फॉर्म में से डिवाइड किया है। मैं आपको डिस्कस करूंगी पीछे की ओर कि कौन कौन से कोड हैं। एक इंटरनेशनल कोड है और एक इंडियन, हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कोड है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन की जो कोड दिया गया था, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया गिवन बाय दी विजय रेड्डी वंदाली। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल एथिकल प्रिंसिपल का एक सेट है। द सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स आइडियाज वैल्यूज, ठीक है, एंड सर्व ए स्टैंडर्ड फॉर देयर प्रोफेशनल एक्शन। की एक सेट है एथिकल प्रिंसिपल्स का, आइडियाज़ का और वैल्यूज़ का, जो किसके द्वारा शेयर किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? द मेंबर ऑफ ग्रुप, कुछ ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा एक सेट बनाया गया है एथिकल प्रिंसिपल का, आइडियाज़ का और वैल्यूज़ का। ठीक है, वो बना लिया एंड सर्व स्टैंडर्ड फॉर देयर प्रोफेशनल एक्शन, कि अपने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल को, आइडियाज़ को और वैल्यूज़ को सर्व कर रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रोफेशनल का एक स्टैंडर्ड बना रहे। ठीक है, द सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ which has given by the member of group of members and serve a standard for their professional action। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, बहुत इजी है। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कि क्या पर्पस है ये कोड ऑफ एथिक्स रखने के पीछे, बनाने के पीछे क्या पर्पस है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। जिसमें फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल एथिकल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि फंडामेंटल एथिकल स्टैंडर्ड क्या है और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, कि हाँ ये रॉन्ग है या ये राइट है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, पता करेंगे कि हम जो एथिकल हैं, फंडामेंटल एथिकल स्टैंडर्ड और उसकी वैल्यूज़ के बारे में पता करेंगे। टू गाइड द एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस, और वो गाइड करते हैं। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स से हम क्या करते हैं कि एथिक्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, और उसे अपनी प्रैक्टिस में लाना है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एट ए गिवन टाइम। अब क्या हो रहा है कि कहीं पर एक डिसीजन लेना है वार्ड में, तो वहाँ जज करेंगे, देखेंगे कि एथिक्स को लागू करते हुए, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, तब उस समय हम क्या देखेंगे, जब डिसीजन लेना, तब हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं उसको हम देखेंगे, देन उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। अनेबल करेक्ट डिसीजन एंड यूनिफॉर्म डिसीजन विद इन द ग्रुप, और सही डिसीजन लेंगे। जो भी सक्षम पर्सन होगा, जो भी सक्षम एबल होगा, है ना, जो सीनियर होगा, जो भी होगा, तो वो करेक्ट डिसीजन लेगा और उसको क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिसीजन विद इन द ग्रुप, और उसको क्या करेगा, एक ग्रुप करेगा, सबको एक समान उसको उस डिसीजन को फॉलो करना होगा। ठीक है, पूरे ग्रुप को मानना होगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है, ये डिसीजन ले लिया गया है और हमें सही को चुनते हुए आगे बढ़ना है। हेल्प टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो द नर्सेज राइट। अब क्या हो रहा है, कभी जैसे गलत हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, चाहे वो इंडिविजुअल के साथ हो रहा हो, यानी पेशेंट के साथ हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ, कम्युनिटी में या फिर नर्स के साथ, तो उनके जो राइट्स हैं
उनकी हेल्प करेंगे कि हाँ अगर नर्स के साथ गलत हो रहा है या इनमें से किसी के साथ, इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी में किसी के साथ गलत हो रहा है, तो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे उनके राइट्स को, कि हाँ इंडिविजुअल है जो पेशेंट है वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है, फैमिलीज ले सकती है, कम्युनिटी और नर्स के भी अपने कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्पज़ ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, कितने फॉर्म्स में कोड ऑफ एथिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, इसमें 2 टाइप्स है। ए है इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, इंटरनेशनल लेवल पर, और सेकेंड है नेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। इंटरनेशनल में हो गया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ICN। ठीक है, और सेकेंड है नेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज में अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, कैनेडियन नर्सेज एसोसिएशन एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे हो गए। कौन से? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, कैनेडियन नर्स एसोसिएशन एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अब हम इसमें से फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में नर्सेस के लिए क्या क्या कोड और एथिक्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। देखो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, राइट डाउन द डेफिनेशन अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। देन फॉर्म्स क्या हैं, कितने टाइप्स में है, या पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बताइए, या कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया, या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्स। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स भी पूछ सकते हैं, या आपको इंडियन नर्सेस काउंसिल भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पूछा गया है। तो हम फर्स्ट देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं यूनिकनेस। अभी मैं जस्ट पॉइंट्स बोलूँगी, देन हम वन बाय वन एक एक एक्सप्लेन करेंगे इनके अंदर क्या है। फर्स्ट है यूनिकनेस, प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंस, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट ऑफ इंडिविजुअल, वर्क हारमोनियसली एंड रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट। ठीक है, अब हम इसमें फर्स्ट देखेंगे यूनिकनेस। ये जो थे हमने कोड ऑफ एथिक्स को जस्ट लिस्ट आउट किया है। अब हम देखेंगे फर्स्ट है यूनिकनेस। ठीक है, अब यूनिकनेस में देखिए, द नर्स रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रोविजन ऑफ केयर। हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हर एक का नेचर, हर एक का टाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर एक का डायग्नोसिस क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, नर्स रिस्पेक्ट करेगी उस यूनिकनेस का, कि जो भी है वो रिस्पेक्टफुल है, हाँ मुझे इसकी केयर करनी है। ठीक है, तो जिसमें द केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नर्स किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी पेशेंट के साथ। ठीक है, चाहे उसको रिलीजियस बेस पे हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, किसी भी बेस पे वो उसको डिस्क्रिमिनेट अलग नहीं कर सकती। ठीक है, इंडिविजुअलाइज द केयर, और हर पर्सन को इंडिविजुअली केयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो केयर प्रोवाइड करेगी। एप्रिशिएट एंड फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट इन देयर ट्रीटमेंट। अब जैसे मान लो नर्स क्या करेगी, पेशेंट को पार्टिसिपेट करेगी, फैसिलिटेट, अब उसको बोलेगी हाँ आप भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे मान लो पेशेंट को क्या होना है, जैसे वॉक करनी है, ठीक है, वो बहुत टाइम से बेड रिडन है, तो उसको धीरे धीरे प्रमोट किया, अप्रिशिएट किया, हाँ गुड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना, उसको अप्रिशिएट करना और उसको फैसिलिटेट, पार्टिसिपेट, उसको प्रोवाइड करना, हाँ आप और जो उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आगे मूव ऑन करने के लिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसको क्या होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिकनेस। केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअलाइज द केयर, अप्रिशिएट एंड फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट इन दैट, जिससे क्या होगा, कुछ अलग होगा और पेशेंट क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। तो ये हो गया यूनिकनेस। ठीक है, यूनिकनेस में फोर्थ पॉइंट है ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड इंडिविजुअल, कि कोई भी ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या होगा, वो नर्स के लिए भी अच्छा होगा, ताकि वो पेशेंट को अच्छे से केयर दे पाएगी, और पेशेंट के लिए भी अच्छा होगा कि वो ट्रस्टफुल होकर अपनी नर्स पे ट्रस्ट करेगा और ट्रीटमेंट के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ रिस्पॉन्स, अब इसमें क्या होगा, फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट अबाउट द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नर्स। अब उसका जो रिस्पॉन्स है,
ठीक है। इसमें नर्स जब पेशेंट को कोई चीज़ बताएगी कि हम ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपका, तो उसमें पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्थ सर्विसेज को जो हम उसको प्रोवाइड करने वाले उसके बारे में वो उसको कितना इंटरेस्टेड, वो कितना उसको समझा है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे। तो ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद द पेशेंट और इंडिविजुअल, यूनिकनेस ऑफ द रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स कैसा उसके बारे में जानेंगे, जिससे आइडिया लगेगा कि पेशेंट उस ट्रीटमेंट में कितना इंटरेस्टेड है, कितना वो अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो अच्छे से वो जल्दी से कॉपरेट करेगा और वो जल्दी ठीक हो सकता है ना। तो ये हो गया। देन सेकेंड है प्रैक्टिस विथ इन द फ्रेमवर्क। अब प्रैक्टिस विथ इन द फ्रेमवर्क में है the nurse is obligated to practice within the framework of ethical, professional and legal boundaries। देखिए क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि ये जो लीगल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है, कुछ लीगल बाउंड्रीज है, उसको ध्यान में रखते हुए नर्स को वर्क करना है, क्योंकि वो प्रोफेशन जब बना तब उसे डिज़ाइन किया था कैसे करना है, ताकि क्या होगा, एक प्रोफेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो नर्स को क्या करना है, प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क, कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर पेशेंट ने बोला है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है, तो वो उसे प्रेशर नहीं कर सकती है। उसके कुछ एथिक्स हैं, पेशेंट्स के भी अपने राइट्स हैं, है ना। तो क्या करना है, द नर्स इज ऑब्लिगेटेड टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। ठीक है, समझ गए आप। देन नेक्स्ट है, इसी में हम देखेंगे कि प्रैक्टिस, इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, देन रिलेवेंट लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये समझ गए कि प्रैक्टिस विथ इन द फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होगा कि कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कोड ऑफ एथिकल एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया डेवलप्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। वही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपने जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया उसको ध्यान में रखते हुए नर्स को केयर प्रोवाइड करनी है। देन रिलेवेंट लॉज एंड प्रैक्टिसेस, फैमिलियर विद द रिलेवेंट लॉ एंड प्रैक्टिसेस इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द स्टेट, कि वो जो भी वर्क करती है उसको वहाँ के लॉज और उसकी जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी वो उस काम को कर रही तो बेटर होगा। ठीक है, यानी कोई भी काम होता है उसके पहले उसका नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो यही है कि अगर वो प्रोफेशनली वर्क कर रही है तो उसका नॉलेज होना, लॉज जो है, एथिकल प्रिंसिपल है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी, जिसको अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। द नर्स मेंटेन द कॉम्पिटेंट, अब थर्ड है, कौन सा है, थर्ड है, द नर्स मेंटेन द कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर द क्वालिटी नर्सिंग केयर। ठीक है, अब क्वालिटी नर्सिंग कैसे, एक नर्स को क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए कि वो अपने पेशेंट को क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सके। जिसमें फर्स्ट क्या, रजिस्टर्ड नर्स, अगर वो नर्स रजिस्टर्ड है, उसने प्रॉपर स्टडी की है, तो वो क्या होगा, अपने पेशेंट को क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती। तो रजिस्टर्ड नर्स नर्सिंग केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, क्योंकि उससे नॉलेज है कौन सी टेक्निक्स होता है, कौन सी मेडिसिन है, क्या है, तो उसने स्टडी की है। ठीक, तो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। देन क्वालिटी नर्सिंग केयर, द नर्स स्ट्राइव्स टू मेंटेन द क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड अपहोल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ द केयर, और हमेशा वो क्या क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेगी, तो क्या होगा, जिससे हमारे प्रोफेशन का स्टैंडर्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। प्रॉपर, जैसे मान लो पेशेंट बेड रिडन है तो उसको बैक केयर दी जाए प्रॉपर लेवल पे, प्रॉपर इक्विपमेंट सेट करके उसको, यानी किसी चीज़ की कमी ना हो, अगर अच्छे से सारी चीज़ अवेलेबल हो पाएंगी तो पेशेंट को क्या होगा, क्वालिटी ऑफ केयर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड होगी तो पेशेंट क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिकवर होगा, तो जिससे हमारे प्रोफेशन का स्टैंडर्ड भी क्या होगा, अप होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट है रजिस्टर्ड नर्स, क्वालिटी नर्सिंग केयर। देन नेक्स्ट है कंटिन्यू एजुकेशन, द नर्स वैल्यू द कंटिन्यू एजुकेशन, इनिशिएट एंड यूटिलाइज ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, और कंटिन्यू एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर डेली नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मेथड्स, नई नई चीज़ डेवलप हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि अगर उसका कंटिन्यू एजुकेशन रहेगा तो नई नई चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में अडॉप्ट करेगी, देन क्या होगा, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवा पाएगी। देन रिसर्च, वही हो गया, नर्स वैल्यू द रिसर्च एज ए मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन एंड पार्टिसिपेट इन द नर्सिंग रिसर्च एडहेरेंट टू द एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए नर्स अगर अपने रिसर्च में भी, काम के साथ साथ अगर वो रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करेगी तो उससे क्या होगा, नई टेक्निक्स, नई चीज़ें पता चलेंगी कि रिसर्च के थ्रू कि हाँ ऐसा करने से ये चीज़ है जो जिसका जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, वो पेशेंट को रिसर्च के थ्रू भी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करवा पाएगी। ठीक है, ये रिसर्च हो गया। अब हमारा फोर्थ है, 4 एथिकल प्रिंसिपल है हमारा, किसका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, इसमें फोर्थ है इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, हर एक व्यक्ति को राइट है कि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करें, उसकी जो भी है उस बात को कॉन्फिडेंशियल या गुप्त रखें। द नर्स रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडिशियसली।
मतलब अगर मान लो नर्स जो है उसको इंडिविजुअल के राइट्स हैं, ठीक है, कोई भी पेशेंट है या कोई पर्सन अगर अपनी बात ट्रस्ट डेवलप होने के बाद अपनी बात शेयर करता है तो नर्स को उस चीज़ को क्या करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना है। ऐसा ना हो कि इधर उधर अपने कोवर्कर्स के साथ शेयर कर दिया, जिससे क्या होगा कि अगर पेशेंट को पता चलेगा कि नर्स, तो वो कभी अपनी बात शेयर नहीं करेगा किसी से, है ना। तो प्राइवेसी को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियली रेट और शेयर इन्फॉर्मेशन जुडिशियसली। इट मीन्स उसे लग रहा है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो उसकी फैमिली मेम्बर में किसी एक को बतानी ज़रूरी है, जैसे कोई डिजीज, तो वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नर्स क्या कर रही है उस इन्फॉर्मेशन को जुडिशियसली। इट मीन्स अपने विवेक से कैसे अदर के साथ शेयर कर पा रही। इट मीन्स जो बहुत नेसेसरी लग रहा है तब, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी। देन नेक्स्ट है फिफ्थ है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। The nurse respect the rights of individuals as a partner in care and help in making the informed choice। अब क्या होगा कि नर्स जो है वो रिस्पेक्ट करेगी किसके राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट्स को एज ए पार्टनर इन केयर, कि हाँ मैं तुम्हारी, नर्स क्या होती है, एज ए पार्टनर का रोल प्रोवाइड करती, केयर प्रोवाइड करती है, एज ए पार्टनर का रोल निभाती हुआ, है ना। एंड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस, कि देखो ये हैं ऑप्शंस, आपको क्या इजी लग रहा है, आपको क्या सही लग रहा है, किस में आपका कंफर्ट है ना। तो वो उसके इंडिविजुअल्स को राइट्स को भी ध्यान में रखेगी कि हाँ वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। बस नर्स उसको इन्फॉर्म कर देगी, चॉइसेस बता देगी कि आप सर्जरी करना चाहते हैं या आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जो भी उसे सूटेबल है। पेशेंट अपना जो भी इंडिविजुअल है वो अपने इन्फो चॉइस को बताएगा। देन नर्स को उसके राइट्स का भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो अप्रिशिएट इंडिविजुअल्स राइट। अब जैसे उसने शेयर किया तो उसने जैसे बताया पर्सन ने कि मुझे ये सर्जरी नहीं करवानी, मैं भी मेडिसिन के थ्रू ट्राई करूँगा, तो उसे अप्रिशिएट करना, हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, आप ये ट्राई करिए, है ना। उसे वहाँ डाउन नहीं करना है कि आप गलत कर, क्योंकि उसका अपना खुद का राइट्स है ना, वो कर सकता है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो अप्रिशिएट इंडिविजुअल राइट्स, अप्रिशिएट द इंडिविजुअल राइट्स टू मेक अ डिसीजन अबाउट देयर केयर एंड देयरफॉर गिव्स एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर एनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइस। और उसको प्रॉपर मतलब गाइड करना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है कि ऐसा करने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कब तक क्योर होगा, क्या होगा, जितने भी उसके डाउट्स उसको क्लियर करना है। देन जब भी वो अपने डिसीजन लेता है, चॉइस बताता है, तो उसे क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, क्योंकि इंडिविजुअल का अपना एक राइट्स है ना। वन मोर टाइम आई रीड दिस पैराग्राफ। अप्रिशिएट इंडिविजुअल्स राइट टू मेक अ डिसीजन अबाउट देयर केयर, ठीक है, कि इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपने डिसीजन खुद ले अबाउट अपनी केयर, खुद की केयर के बारे में। एंड देयरफॉर गिव्स एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, और उनको सही और पर्याप्त जितनी जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो दे, फॉर इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइस, जिसके बेस पर वो अपनी चॉइस रख सके कि हाँ अब ये मैंने जान लिया और मुझे ऑपरेशन के थ्रू नहीं जाना है, जो भी अपनी उसकी जो चॉइस है ना। फिर देन रिस्पेक्ट द डिसीजन, उसने जो इंडिविजुअल के जो राइट्स है उसको अप्रिशिएट करेंगे। देन रिस्पेक्ट द डिसीजन, उसने जो भी डिसीजन लिया है, रिस्पेक्ट द डिसीजन मेड बाय द इंडिविजुअल रिगार्डिंग देयर केयर, उसके बारे में हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे उसके डिसीजन का। अरे आपने गलत लिया है, आपको ये ऑपरेशन सर्जरी करवा देनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं बोलना, रिस्पेक्ट करना उसका। देन उसके बाद है प्रोटेक्ट द पब्लिक। अब क्या, प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। अब क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी राइट्स हैं, इंडिविजुअल बोलता है हाँ मेरी राइट्स है, मैं चॉइस ले सकता हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि वो लोगों के बहकावे में आ जाता है, या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अरे इस सर्जरी से तो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, ऐसे कुछ मिस इंटरप्रिटेशन माइंड में हो जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग उनको फिट हो जाती है, जिसके बेस पर डिसीजन नहीं मुझे तो सर्जरी करवानी, बट उस पेशेंट को सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस बेस पर अगर पेशेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसे प्रोटेक्ट करना है कि ये ऐसा नहीं है, उसे बताना है, ठीक है। तो उसे बचाना है इन सब चीज़ों से। प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन एंड द मिस इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट अप्रिशिएट इंडिविजुअल राइट, रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक, ठीक है, ये हो गया। देन इसमें फॉर द स्पेशल प्रोटेक्शन वल्नरेबल। अब इसमें क्या हो गया, एडवोकेट द स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब उसमें जो भी
स्पेशल प्रोटेक्शन, जो भी असुरक्षित हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर मान लो वो गलत डिसीजन ले रहे हैं या कोई गलत ग्रुप उन्हें गाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, एडवोकेट द स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिन्हें ठीक नहीं लग रहा है, उस केस में क्या करेंगे, एडवोकेट लिए हम स्पेशल उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन टू द वल्नरेबल, ठीक है। देन अब सिक्स्थ है वर्क हारमोनियसली, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, राइट, नर्स इज ऑब्लिगेटेड टू वर्क हारमोनियसली विद द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। हारमोनियसली मतलब आपस में मेल जोल के साथ, तालमेल के साथ क्या करेगी, वह नर्स वर्क करेगी, ठीक है। जैसे अप्रिशिएट टीम एफर्ट्स, और जैसे मान लो अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ पूरी टीम ने मिलकर इस पेशेंट पे बहुत अच्छा काम किया, या जैसे वार्ड में बहुत अच्छा ध्यान रखा हर चीज़ का, ठीक है। तो जो भी उसके टीम के एफर्ट्स उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। एंड कोऑपरेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कोलेबरेट विद द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम टू मीट द नीड ऑफ द पीपल। कि जो जैसे मान लो हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे बहुत सारे सबकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके वर्क हो पाता है ना। तो वर्क हारमोनियसली में क्या होगा कि पूरे टीम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, जिससे और टीम को मोटिवेशन मिलेगा और वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। एंड सबके साथ कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड कोलेबरेटिव रूप में काम करना है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया। 7th हो गया रेसिप्रोकेट दी ट्रस्ट। अब इसमें हम देखेंगे रेसिप्रोकेट दी ट्रस्ट, इसमें है तो नर्स commits to reciprocate the trust invested in the nursing profession by the society। अब रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है कि बार बार क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट का मतलब हो गया कि जो भी उन दोनों के जैसे ग्रुप में वर्क होता है, तो एक दूसरे के साथ काम करने से क्या होता है कि पता चलता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो नर्स commits to reciprocate the trust invested in the nursing profession by the society. The personal etiquettes and professional etiquettes demonstrate the professional etiquettes in all dealing। कि जो भी ट्रस्ट हो रहा है, तो वो ट्रस्ट किस बेस पे आपस में एक दूसरे से जो मिलना जुलना हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पर्सनल उसके खुद के भी अपने कुछ एटिकेट्स हैं कि उसको ध्यान रखना, और प्रोफेशन के भी जो एटिकेट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा कि ट्रस्ट आपस में अच्छे से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन द नर्सिंग प्रोफेशन बाय द सोसाइटी। फर्स्ट है पर्सनल एटिक्वेट्स एंड प्रोफेशनल एटिक्वेट्स डेमोन्स्ट्रेट द प्रोफेशनल एटिक्वेट्स इन ऑल डीलिंग। और जो भी प्रोफेशन में, नर्सिंग प्रोफेशन में, उनको अपने प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं उसके बारे में बताना है, ताकि वो क्या होगा, प्रॉपर अच्छे से एटिकेट्स को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, है ना। तो सब अगर एक जैसा अच्छे से एटिकेट्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारे प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। देखिए ये भी थोड़ा एक लॉन्ग वीडियोस बनेगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है डेफिनेशन, ठीक है, और पर्पस ऑफ इन कोड ऑफ एथिक्स। देन हमने पढ़ा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ लिया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और एजुकेट प्रिंसिपल जो है वो भी हम पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ईजी करके विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स वाला जो वीडियो है मेरा, वो मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगी। अभी तक मैं, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ आप शेयर करो, कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक करना। और भी आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।